देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी की ओर से इंडिया गठबंधन की मजबूत हो रही एकता को तोड़ने के लिए टीम मीटिंग का आयोजन किया गया था दोस्तों, लेकिन मोदी की चाय देखने भी नहीं पहुंचा इंडिया गठबंधन का एक भी नेता। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या हो गया कि इंडिया गठबंधन की जोरदार तरीके की एकता के कारण मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह का मुंह तक बन गया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की तस्वीरें हो रही है, वाले बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कल तक बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टी ने मारा है पलटी और इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 6 और सांसदों का समर्थन मिल रहा है। बताएंगे कौन सी ये पार्टी है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महिला से बदतमीजी करने पर बीजेपी के सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है दोस्तों, और पूर्व उपराष्ट्रपति को ढूंढने के लिए काम पर लग गया है इंडिया गठबंधन। सांसद बताएंगे कैसे। बीच सभा में नीतीश कुमार की भी हो गई है जोरदार तरीके की बेइज्जती। बताएंगे लोगों ने मुर्दाबाद तक के नारे लगाए हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज के सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चाय चाय बोल के पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया है दोस्तों, और अब परिवर्तन होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश भर के अंदर अभी एक चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, और वो है उपराष्ट्रपति के पोस्ट के चुनाव को लेकर दोस्तों। ऐसे में 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं की बैठक बुलाई जाती है दोस्तों। पार्लियामेंट के अंदर हुई बैठक के अंदर राहुल गांधी समेत सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहते हैं, और इंडिया गठबंधन की एक एक पार्टी मौजूद रहती है दोस्तों। सबने मिलकर अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को जिताने को लेकर हुंकार भरा था दोस्तों। इसके अगले दिन ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिमाग लगाते हुए चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो एकता दिखाई दे रही थी उसको तोड़ दिया जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी की ओर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक टीम मीटिंग बुलाई जाती है दोस्तों, यानी चाय पार्टी बुलाई जाती है। और इस चाय पार्टी में अमित शाह के साथ साथ राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहते हैं दोस्तों। और एनडीए गठबंधन की गिनी चुनी पार्टी नजर आती है दोस्तों। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान ये सारे नेता बैठे रहे कि इंडिया गठबंधन का कोई तो नेता आ जाएगा जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में नहीं है, कम से कम वही आकर नरेंद्र मोदी जी की चाय पी लेगा। लेकिन ये लोग वेट करते रहे दोस्तों, करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और इंडिया गठबंधन का एक भी सांसद या एक भी नेता दूर दूर तक कहीं भी भटकता दिखाई नहीं दिया दोस्तों। उन्होंने सबने एक साथ मिलकर एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार कर दिया। और उस बैठक की ये तस्वीरें हैं दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का मुंह लटका हुआ है, स्पीकर ओम बिरला का मुंह लटका हुआ है, अमित शाह और राजनाथ सिंह नाराज नजर आ रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता सोच रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन जो वोट चोरी को लेकर विरोध कर रहा है उसमें पार्टियां एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन में कई सारे हिस्से बटे हुए हैं, इस तरीके का मानसिकता था बीजेपी के नेताओं का दोस्तों, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पार्टी दी गई थी। उन्हें लगा कि कुछ तो पार्टी के नेता आ जाएंगे, यानी विपक्ष के ही कुछ इधर उधर से नेता भटकते हुए आ जाएंगे। 10-12 नेता भी आ गए तो भी बोल दिया जाएगा कि ये तो इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, और इंडिया गठबंधन में वोट चोरी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो एकजुट वाला आंदोलन नहीं है। इस तरीके की और भी अफवाहें फैलाई जाती दोस्तों, लेकिन एक भी इंडिया गठबंधन का नेता यहां दिखाई नहीं दिया, और यही इंडिया गठबंधन की मजबूती को दिखाता है। आपको बता दें कि ये दूसरे तरीके से बीजेपी के लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि आने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर उनको यानी बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन मिल रहा है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नेता, बल्कि एनडीए गठबंधन के लोग भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के साथ में आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों। और शक्ति प्रदर्शन में बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। अगर आप भी मानते हैं कि जब विपक्ष के लोग संसद के अंदर एसआईआर को लेकर आरोप लगाते हैं और कई सारे सवाल पूछते हुए बीजेपी सरकार से जवाब मांगते हैं, तो नरेंद्र मोदी जवाब देने से दूर संसद के अंदर नजर भी नहीं आते दोस्तों। तो फिर अब नरेंद्र मोदी के बुलाने पर क्यों विपक्ष के लोग आएंगे, ये एकदम सही एग्जाम्पल सेट किया है इंडिया गठबंधन के लोगों ने। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव को लेकर लगातार अब रस्साकसी जारी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिम्मेदारी संभाली है दोस्तों, और इसीलिए कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश की पार्टी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया था दोस्तों। लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वाईएसआरसीपी यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से संपर्क साधा जा रहा है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के राज्यसभा के सांसद रघुनाथ रेड्डी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से यह मुलाकात काफी जरूरी है दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं एक एग्जांपल सेट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और भी ऐसी पार्टियां जिनका झुकाव एनडीए गठबंधन की ओर था उसे धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन की ओर लेकर आया जाएगा दोस्तों। और वैसे भी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, वो आंध्र प्रदेश के लाल है, तो जगन मोहन रेड्डी के पास कोई विकल्प नहीं है। उनको अपने आंध्र प्रदेश के नेता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को समर्थन करना पड़ेगा, यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन करना पड़ेगा। और इसीलिए वाईएसआरसीपी के नेता मुलाकात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए आए हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि वाईएसआरसीपी के पास 7 राज्यसभा के
सांसदों का समर्थन है जो बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए उनको साथ में लिया गया। इससे पहले उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी फोन पर बात की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों, और लगातार समर्थन जुटाया जा रहा। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए सुदर्शन रेड्डी पहुंचे थे दोस्तों, और केजरीवाल ने कहा था कि सारी पार्टियां मिलकर इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार को जिताने का प्रयास कर रही है और सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर को लेकर बिहार में चुनाव आयोग का यह दावा था कि क्योंकि उन्होंने एसआईआर करवाया उसके बाद से मतदाता सूची को लेकर कोई भी आपत्तियां दर्ज नहीं करवाई गई, काफी कम आपत्तियां दर्ज करवाई गई, इसीलिए उनके द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है वो पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दावे के इतर अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के ऑफिस में अब तक 70,895 आवेदन सामने आ गए हैं। ये आवेदन उन लोगों ने किए हैं दोस्तों जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या हटवाना चाहते हैं। इनमें से 3,449 आवेदनों पर इलेक्टोरल वोटिंग ऑफिसर यानी ईआरओ ने कार्रवाई की है। यानी दोस्तों टोटल एप्लीकेशन 70,000 के आसपास आए थे और उसमें से 3,449 पर काम किया गया है। तो इसका मतलब बड़े स्तर पर अभी भी आवेदन प्रोजेक्ट है दोस्तों, और अभी तो और भी 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो और ज्यादा आवेदन आने वाला है और ये आपत्तियां लगातार बढ़ती जाएंगी। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर जिस तरीके से करवाया गया है, अगर मीडिया में रिपोर्टें छप रही है कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं, तो असली में जमीनी स्तर पर क्या रिकॉर्ड होगा, इसको कल्पना करेंगे तो वो कल्पना से भी परे नजर आएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को 2 पत्र लिखकर बुधवार को 3 विधेयकों को पेश करने के दौरान सदन में उनके साथ अमर्यादित आचरण किए जाने की शिकायत की है दोस्तों। एक पत्र में सांसद मिताली बाग के द्वारा, दूसरा पत्र महुआ मोइत्रा के द्वारा लिखा गया है, तीसरा पत्र शताब्दी रॉय के द्वारा भी लिखा गया है, और एक दिन पहले टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने भी महिलाओं के प्रति बीजेपी के नेता के दुर्व्यवहार वाले रवैये को लेकर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी दोस्तों। आपको बता दें कि धक्का मुक्की की गई, तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है दोस्तों। आरोप काफी गंभीर है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आयोग पर अपनी वेबसाइट पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया दोस्तों। उन्होंने कहा कि सच बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल खबर यह है दोस्तों कि सीएसडीएस के प्रमुख संजय कुमार के ऊपर नागपुर की पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित गलत जानकारी फैलाने का तथाकथित आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि वेबसाइट पर जानकारी बार बार चुनाव आयोग की ओर से छिपाई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर सीपीआई के सांसद ने जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है दोस्तों, और इस्तीफे और सार्वजनिक जीवन से गायब होने को लेकर चिंता जाहिर की गई है। पत्र में कहा गया है कि सबसे बड़ी चिंता का कारण धनखड़ के इस्तीफे के बाद सार्वजनिक जीवन से पूरी तरीके से गायब हो जाना है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ जी से कि जल्द से जल्द जवाब दे, उनके पत्र का, और संसद तथा जनता को आश्वस्त करे। कुल मिलाकर दोस्तों चिंता हो रही है कि आखिर वो है कहां। विपक्ष के कई सारे सांसदों ने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा तो दोस्तों उस पर कोई जवाब नहीं आया, तो अब सीधा धनखड़ जी को लेटर लिखा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और उन्होंने किस स्थिति में अपना इस्तीफा दिया है, ये सारी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा दोस्तों कि नीतीश कुमार मंच पर मौजूद हो और लोगों की ओर से मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हो, लेकिन पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अंदर मदरसा शिक्षा बोर्ड के एक समारोह के दौरान टोपी पहनने से इंकार कर दिया दोस्तों। राजनीतिक विवाद इसे लेकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने मंत्री जमा खां के द्वारा दिए गए टोपी को पहनने से मना कर दिया दोस्तों। हालांकि नीतीश कुमार टोपी पहनने से मना कर रहे थे, तब तक तो सब कुछ शांत था दोस्तों, लेकिन मामला जब आगे बढ़ा, जब उन्होंने मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने और पुराने वेतन पर कोई चर्चा नहीं की दोस्तों। मामले को इग्नोर करने की कोशिश की। इसके बाद वहां पर मौजूद मदरसा शिक्षा बोर्ड के शिक्षकों की ओर से जोरदार विरोध किया गया दोस्तों। नीतीश कुमार मंच पर मौजूद थे, तब खूब सारी शिकायतें की गई और यहां तक कि मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है और अब नीतीश कुमार उस दौर में है जब उनकी छवि भी एकदम खराब हो चुकी है दोस्तों, और लोग उनको दूर दूर तक कहीं भी कोई सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप भी इस बात से समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा निकले और एफआईआर वाला खेल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई सारे एफआईआर दर्ज किए गए थे। राहुल गांधी को उन सारे मामले में अभी भी कोर्ट में जाना पड़ता है दोस्तों। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार के नवादा से जुड़ा हुआ, जहां पर राहुल गांधी के बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस जीप के ऊपर बैठे हुए थे दोस्तों, उसके ड्राइवर के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। ड्राइवर पर आरोप लगा है कि उसने गलत तरीके से जीप को चलाया, जिसके कारण एक पुलिस कर्मी को टक्कर लग गई और
उसके पैर में चोट आ गया, बायां पैर टूट गया, ये बताया जा रहा है दोस्तों। काफी गंभीर मामला। इस पूरे घटना का वीडियो भी सामने आया था सोशल मीडिया पर दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी की ओर से पीड़ित पुलिस वाले को बुलाया गया था दोस्तों। राहुल गांधी ने इलाज का आश्वासन दिया था। राहुल गांधी ने बाद में इलाज की व्यवस्था भी कर दी थी। और राहुल गांधी की यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़ आती है दोस्तों कि प्रशासन के लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और गाड़ी चलाने वालों को भी दिक्कत होती है। ऐसे में ये जो हादसा हुआ है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है, जिस तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग सुरक्षा दे रहे होते हैं, गाड़ी के आगे चल रहे होते हैं, ये जो हुआ है ये केवल एक हादसा है दोस्तों। लेकिन इस पर भी एफआईआर दर्ज करके ड्राइवर को कहीं ना कहीं पूरे मामले पर दोषी बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के किसी कार्यक्रम में ऐसा हो जाता तो क्या एफआईआर दर्ज करवाई जाती? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ से नाराज चलते रहते हैं और योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं कई सारे नेताओं को लेकर अब सवालों के घेरे में रहते हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तब बीजेपी के 4 मुख्य बड़े चेहरों में एक चेहरा था कलराज मिश्र का दोस्तों। कलराज मिश्र भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कलराज मिश्र को योगी आदित्यनाथ की सभा के दौरान कुछ ऐसा बोला गया दोस्तों जिससे वो भड़क गए। दरअसल कलराज मिश्र एक बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। इस दौरान मंच के संचालक ने उनको एक पेपर पर कुछ लिखकर दे दिया दोस्तों। इसके बाद उसे पढ़ने के बाद कलराज मिश्र भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो मैं बोलने यहाँ आया हूँ, मंच पर भाषण देने के लिए आया हूँ, मैं उसे पूरा करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों उनको छोटे से पेपर में लिखकर कहा जाता है कि अपना भाषण खत्म करिए, रोकने के लिए बोला गया, जिस पर कलराज मिश्र ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो अपना भाषण जारी रखेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे, इसीलिए कलराज मिश्रा जैसे वरिष्ठ बीजेपी के नेता को भी बोलने से कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में आपस में ही खींचातानी देखने को मिल रही है दोस्तों, उससे समझ में आता है कि बीजेपी में लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर गुटबाजी बढ़ती चली जा रही है। और ये भी एक गुटबाजी जैसा ही एग्जांपल सामने आया है दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में 5वें दिन राहुल गांधी की यात्रा लखीसराय रोड से शुरू होती है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते लखीसराय से होते हुए मुंगेर विधानसभा पहुंचती है और वहां से साफियाबाद मुंगेर में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करते हैं दोस्तों। ऐसे में खबर जो सामने आई है वो ये कि राहुल गांधी के यात्रा से पहले भागलपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेता शामिल हो गए हैं दोस्तों। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 4 असिस्टेंट प्रोफेसर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं दोस्तों। ये अच्छी बात है कि पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहे हैं दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक नए तरीके का वातावरण देखने को मिलेगा और पार्टी को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बीजेपी के नैरेटिव के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने का मौका मिलेगा दोस्तों। जब बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे तो पार्टी के अंदर एक नए तरीके का वर्जन देखने को मिलेगा, नया विजन देखने को मिलेगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के द्वारा किए जा रहे बिहार के सौगात के दावे की पोल खोल दी है दोस्तों। दावा किया जा रहा था कि बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली और छठ के मौके पर 12,000 स्पेशल ट्रेन पूरे देश भर के अंदर बिहार के लिए चलाई जाएगी। टिकट पर भी छूट देने का ऐलान किया गया है दोस्तों। जब ये दावा किया गया तो बीजेपी के कई नेता मौजूद थे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के रेल मंत्री के साथ जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह मौजूद थे दोस्तों। अब लोगों ने सिंपल सा कैलकुलेशन किया है। लोगों ने कहा कि फेस्टिवल सीजन 2 महीने का रहता है, 60 दिन के बाद है। 60 दिन में 12,000 ट्रेन चलाने का दावा किया जा रहा है, यानी एक दिन में 200 ट्रेन चला करेंगे, यानी हर 7 मिनट पर एक ट्रेन चलेगी बिहार के लिए दोस्तों। सवाल यह है कि क्या ये पॉसिबल है? पूरे देश भर के अंदर जो टोटल ट्रेनें चलती है दोस्तों वो लगभग 13,000 के आसपास है पर डे। ऐसे में 12,000 अतिरिक्त ट्रेन चलाने वाली जो बातें हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा भी लॉजिक है दोस्तों? और अगर चलाना भी पॉसिबल होगा तो क्या उस स्तर पर मेंटेनेंस चीजों का हो सकता है? क्योंकि स्पेशल ट्रेन के नाम पर आप लोग जानते हैं कि बिहार में कितनी लेट ट्रेनें चलती है दोस्तों। ऐसे में अगर ये 12,000 ट्रेनें चलेंगी, अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी, 200 ट्रेन एक्स्ट्रा हो जाएगी देश भर के अंदर। और आप लोग जानते हैं कि बिहार के लिए तो लगभग एक ही रूट होगा दोस्तों। तो किस तरीके से ट्रैफिक का मैनेजमेंट होगा? क्या ट्रेनें लेट नहीं चलेंगी? कई सारी से लेकर दिक्कतें हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल चुनाव को लेकर ये जुमलेबाजी की जा रही है, केवल नंबर गेम खेला जा रहा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भी आपकी राय है लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने टीम मीटिंग बुलाई दोस्तों। तो उसमें इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। और जब नरेंद्र मोदी संसद के अंदर पहुंचे थे किसी बिल की चर्चा के दौरान दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। लेकिन जवाब में इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर सारे सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लगे दोस्तों, जिसके बाद स्पीकर बुरी तरीके से भड़क गए। लेकिन लगातार ये नारेबाजी जारी रही दोस्तों। यहां तक कि अमित शाह का भी एक नए नारे के साथ स्वागत किया गया है। वीडियो में सुना जा सकता है कि अमित शाह को लेकर नारे लगाते हुए सदन के अंदर बोला जा रहा है, गो
बैक, तड़ीपार गो बैक। यानी इंडिया गठबंधन के नेता और खासकर जो सांसद है दोस्तों बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं कर रहे, खुलकर इस तरीके से अमित शाह को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर डीजी पब यानी डिजिटल पब्लिकेशन से जुड़े हुए जितने पत्रकार हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो संस्थान है दोस्तों उन्होंने अपना बयान जारी किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले अभिसार शर्मा के खिलाफ 21 अगस्त 2025 यानी बीते दिन जो मामला दर्ज किया गया है गुवाहाटी के अंदर, असम की गुवाहाटी के अंदर, हम उसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, खंडन करते हैं। दरअसल दोस्तों डीजी पब न्यूज फाउंडेशन गुवाहाटी क्राइम ब्रांच के द्वारा 21 अगस्त 2025 को पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कड़ी निंदा करता है। यह एफआईआर द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ दर्ज किए गए इसी तरह के मामले के तुरंत बाद दर्ज किया गया है। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि ये एफआईआर केवल एक 23 वर्षीय युवक की शिकायत के ऊपर तुरंत दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अभिसार शर्मा पर उनके यूट्यूब वीडियो के जरिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने जैसे बेतुके आरोप लगाए गए हैं। यानी उल्टा आरोप लगाया गया है कि अभिसार शर्मा ने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ क्यों उल्टा बोल दिया, हेमंत विश्व शर्मा पर आरोप क्यों लगा दिया कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। यही बड़ा कारण है एफआईआर दर्ज करवाने का दोस्तों, और कई सारे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यहां तक कि 152 राजद्रोह का मामला भी दर्ज करवाया गया है दोस्तों, एफआईआर में लिखा गया है, जो काफी गंभीर है और इसकी निंदा करते हुए ये बयान जारी किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि सभी को एकजुट होकर इस तरीके के किसी भी कार्रवाई का विरोध करना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए। भारत के अंदर स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने की स्वतंत्रता भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट की तरह है दोस्तों, और उस पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला एकदम शक्तियों के दुरुपयोग की तरह नजर आता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूं और उपराष्ट्रपति का दायित्व राजनीतिक दायित्व नहीं होता है। ये एक संवैधानिक दायित्व होता है जिसका स्वतंत्र, स्वायत्ता और निष्पक्षता के साथ में पालन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों वो ये कहना चाहते हैं कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े, इसीलिए हर तरीके के लोगों के समर्थन की उनको जरूरत है, वो मांग भी रहे हैं। दोस्तों एक तरीके से आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने ये एक अच्छा कदम उठाया है कि किसी भी पार्टी के नेता को आगे नहीं किया है, बल्कि एक न्यूट्रल व्यक्ति जो रिटायर्ड जज है दोस्तों और अपने हिसाब से लोगों के लिए सेवा कर चुके हैं और जानते हैं कि कैसे न्यूट्रल होकर काम किया जाता है। एक जज के तौर पर भी उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में न्यूट्रल होकर काम किया होगा दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर फैसले लिए होंगे, एविडेंस के आधार पर लिए होंगे, और इसीलिए वो डिजर्व करते हैं दोस्तों कि उनको देश का उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार पहले बोलती थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसीलिए सिंधु जल समझौता यानी इंडस वैली ट्रीटी को बैन कर दिया गया है। तो सवाल अब लोग पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि आप बताओ, जो आप बोल रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो क्या खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है? यानी एक और पाकिस्तान से भारत कुछ दिन पहले युद्ध लड़ा था दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसके बावजूद आखिर क्रिकेट खेलने की क्या जरूरत है? अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा खेल पैसे का है और बीजेपी की सरकार इसे नहीं रोककर कहीं ना कहीं समर्थन जता रही है दोस्तों। लोगों ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट का बायलैटरल स्पोर्ट नहीं होने देंगे, यानी दो देशों के बीच का जो क्रिकेट होता है, सीरीज होती है, वो नहीं होने देंगे। बाकी मल्टीलैटरल यानी अलग अलग अगर बहुत सारे देशों का कंपटीशन होगा तो उसमें अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये किसी के बात गले नहीं उतर रही है, जब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है तो चाहे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो या बायलैटरल टूर्नामेंट हो, कहीं नहीं खेलना चाहिए, हर जगह बॉयकॉट करना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर भारत के पास अच्छा खासा पैसा है, इसके बावजूद पाकिस्तान से मैच खेलने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि किनके कहने पर यह फैसला लिया हो गया होगा, बीसीसीआई से लेकर आईसीसी पर किन लोगों का पूरा कंट्रोल है दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद चीन के विदेश मंत्री सीधा पाकिस्तान पहुंच गए दोस्तों, और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने पाकिस्तान के भी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की दोस्तों। यानी चाइना ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में बराबरी से डील कर रहा है दोस्तों, बल्कि चाइना ने पूरा हथियार दिया था पाकिस्तान को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था दोस्तों, और अब पाकिस्तान के साथ चाइना की नजदीकियां बढ़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी दोस्तों। आपकी क्या राय है बीजेपी की विदेश नीति के बारे में? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं कि देश में 142 करोड़ के आधार कार्ड बने हुए हैं, उनमें से एक भी आधार कार्ड ऐसा नहीं है जिस पर जो एड्रेस है, पता है, वो 0 लिखा हो। अगर आधार पर किसी का पता 0 नहीं है तो बिहार की वोटर लिस्ट में लाखों लोगों के एड्रेस में 0 क्यों है? सवाल तो एकदम जेन्युइन है दोस्तों, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त हैं शायद इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, मामले को घुमाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने कई सारे मामले पर किया दोस्तों। राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब नहीं दे रहे थे। साथ साथ चलते हैं एक और
और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के अंदर चाइना के द्वारा जो एम्बेसडर भेजे गए हैं दोस्तों जू फिहोंग, वो दिल्ली में मौजूद थे, जहां पर एससीओ समिट के दौरान वो अपना बयान दे रहे थे। बयान देते वक्त उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि चाइना पाकिस्तान और भारत को लेकर मापदंड रखता है दोस्तों, और भारत की बातों को नहीं मानता। यही बड़ा कारण है कि जो चाइना के एम्बेसडर है इंडिया में, वो एससीओ समिट 2025 में कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद है, पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, यानी पाकिस्तान को भी आतंकवाद का विक्टिम बताया जा रहा है, और भारत पर हो रहे हमले को कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान को। चाइना के एम्बेसडर के द्वारा दिए गए इस बयान से एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि चाइना के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अभी आजकल जिस तरीके से चाइना के साथ दोस्तियां बढ़ाई जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार के पुराने स्टैंड के अंदर बदलाव हुआ है दोस्तों, यानी जो पहले बोला करते थे और अब जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा दावा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन को 5 परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षड्यंत्र करके समाप्त करने की कोशिश की। मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन इन 5 परिवार के लोगों ने मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्ण रूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश की। कल मैं सभी 5 परिवार के लोगों का चेहरा चरित्र दोनों जनता के सामने लेकर आऊंगा, यानी बड़ा खुलासा करने का वो दावा कर रहे हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।